जनाब बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी इंतखाबी मंशूर की। आगामी लोकसभा इंतखाबात के लिए सभी पार्टियां अपना इंतखाबी मंशूर यानी चुनावी घोषणा पत्र जो है वो तैयार करने में जुट गई हैं। इस बीच खबर है कि कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर लिया है, जिस पर जल्द ही CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मोहर लग जाएगी और उसके बाद कांग्रेस इसे जारी कर देगी। रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी से राहत देने के साथ ही सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है, यानी इसमें जो है उन्होंने खास फोकस किया है। और इसके अलावा नौजवानों को अपने पाले में करने के लिए भी खास हिकमत अमली तैयार की है कांग्रेस ने। और कई सारी बातें हैं इसके अंदर। और अहम बात यह भी है कि जो सियासत है, सियासत में हाशिए पर धकेल दिए गए मुल्क के मुस्लिम समाज पर भी कांग्रेस खासी मेहरबान नजर आ रही है अपने इस चुनावी मंशूर में यानी घोषणा पत्र में। सोर्सेज के हवाले की अगर हम बात करें, सोर्सेज की अगर हम बात माने तो कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें थीं उन्हें पूरी तरीके से लागू करने का वादा भी किया है। इसके अलावा खवातीन के लिए जो है वो हर महीने 6,000 रुपए देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार की जो नौकरियां होंगी उसमें 33% रिजर्वेशन देने का वादा भी जो है उसमें किया गया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भी जो है वो कई सारे वादे किए गए हैं। साथ ही किसानों को MSP कानूनी गारंटी देने का जो है वो वादा पहले ही कर चुकी है और उसको घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस हर वर्ग और हर समाज को साधने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। आज बेबाक मुनसिफ में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर यानी चुनावी घोषणा पत्र पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर भी बात करेंगे कि कहीं सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का वादा करके कांग्रेस ने सियासी रिस्क तो नहीं ले लिया है। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और तमाम जो है वो, और यही भी चर्चा होगी क्योंकि सबको इंतजार है बीजेपी का जो चुनावी घोषणा पत्र होगा, जो मैनिफेस्टो होगा उसका, वो उसके अंदर कौन से वादे और कौन सी बातें कही जाएंगी, कौन से वादे इस बार किए जाएंगे, उसका भी सभी को इंतजार है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जाहिर तौर पर अभी आज जो है वो चूंकि एक बड़ा रिस्क लिया है सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का वादा करके, तो इस पर कहीं ना कहीं हर किसी की नजर है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से दीपांशु भट्ट साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से विनय सिंह और आम आदमी पार्टी से देव मोहन सिंह जी जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और राजीव रंजन जी, पहला रिएक्शन आपसे ले लेते हैं। मतलब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जितने भी वर्ग हैं तमाम, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, बेरोजगारी की भी उसमें कहीं ना कहीं जो है वो जिक्र किया गया है। खास तौर से एक जिक्र आया है माइनॉरिटी का, और माइनॉरिटी में भी खास तौर से मुसलमान। सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की जो है वो बात की गई है। आपको लगता है पहला रिएक्शन क्या है, क्या ये एक तरीके से चुनावी रिस्क है कांग्रेस के लिए? जी, आपकी ऑडियो का शायद इशू है, अनम्यूट कर दीजिए आप, अगर म्यूट है तो। जी धन्यवाद जी। वैसे तो देखा जाए तो कांग्रेस के लिए कुछ खास है नहीं इस बार के चुनाव में। अच्छा। और जो घोषणा पत्र है वो एकदम से मतलब जैसे पुराना रिकॉर्ड उन्होंने बजाया है। सच्चर कमेटी की बात कह रहे हैं, कमजोर मुस्लिम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सच्चर कमेटी कब लागू हुई थी साहब? कब आई थी अस्तित्व में साहब? जी। वहां सरकार किसकी थी? सरकार उन्हीं की थी। उस समय उनको याद नहीं आई मुसलमानों की, आज उनको मुसलमानों की याद आ रही है। दशकों तक झूठ बोलना, झूठ बोल के वोट लेना, ना तो सड़क दिया उन्होंने, लंबे समय तक उनकी सरकार रही, ना सड़क दिया, ना बिजली दिया, ना पानी दिया। गरीबों के लिए क्या उन्होंने, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कार्यक्रम किए? और आज एक कार्ड खेलना एक तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा। जहां सनातन की चर्चा हो रही है, वहां दुष्प्रचार करने के लिए, द्वेष फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए एक साजिश जो कांग्रेस ने रची है, इसका पर्दाफाश देश की जनता करेगी। और 2024 में मैं पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेवारी से आपको कहता हूं कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 50 से 75, 80 के बीच में आकर सिमट जाएगी पूरे देश में। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं 40 सीटें ले आए तो वही बहुत हैं, आप तो 80 तक पहुंच गए। राजीव जी, पीएम तो कह रहे थे मतलब पार्लियामेंट में कि अगर कांग्रेस के जो हालात हैं उसमें अगर वो 40 सीटें भी
लेकर के आ गई, जैसा जो है उन्होंने भी कहा था ममता बनर्जी ने, तो बहुत बड़ी बात है। आप तो सीधे 80 पहुंच गए। मतलब कांग्रेस के लिए आप कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है आपकी तरफ से। कर रहा हूं सर, मैं सर पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूं। पूरा जो उनका कुनबा है, हम 400 पार करेंगे सर, हम 400 पार करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को जो उन्होंने वादा किया था, जो बातों उन्होंने कही थी, जो बातें, उन सबको क्रमशः पूरा करने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जो जितने कार्यक्रम हमने नहीं भी कहे थे, उस पर भी हमने काम करने का काम किया। और मैं जो ये आंकड़ा दे रहा हूं 100 के नीचे का, 75, 80, 70 जो भी है, ये पूरे कुनबे का आंकड़ा दे रहा हूं। ये जो पूरी उनकी कायनात है, जो पूरे के पूरा उनका फौज है, महागठबंधन या इंडी गठबंधन जो उन्होंने अभी नाम रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं सर। ठीक है। दीपांशु जी आपके पास आते हैं। जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें हैं। अभी तो मंशूर को CWC जो है, यानी जो मैनिफेस्टो है उसको CWC की मोहर लगेगी, वो पास करेगी, फिर वो सामने आएगा। मगर आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ गई है मीडिया के जरिए, तमाम बातें आई हैं और हर एक वर्ग को, मैंने पहले कहा कि हर एक वर्ग को जो है साधने की कोशिश है, खुश करने की। और जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जो जिनकी जिम्मेदारी होती है हुकूमत बनाने की या जो हुकूमत में आती हैं, तो वो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश भी करते हैं, तमाम लोगों का भला करने की कोशिश भी करते हैं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में वही सब कुछ करने की कोशिश की है। मगर मेरा वही सवाल था कि कहीं ये रिस्क तो नहीं है, चुनावी रिस्क तो नहीं है ऐसे माहौल में, जबकि मुस्लिम तबके को सियासी तौर पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। मरकज में कोई उसका वजीर नहीं है, रूलिंग पार्टी का कोई लोकसभा मेंबर नहीं है, रूलिंग पार्टी का कोई राज्यसभा मेंबर चुन करके नहीं गया राष्ट्रपति के द्वारा, जरूर एक गुलाम अली खटाना जम्मू कश्मीर से हैं। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी मतलब जो है वो रियासतें हैं, बहुत सारे ऐसे सूबे हैं इस वक्त मुल्क के जहां पर कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। बीजेपी अक्सर जो है वो टिकट नहीं देती। मतलब जो है वो जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें भी, हालांकि जो 195 की लिस्ट आई है उसमें केरल से एक सीट पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा गया है। यानी अब 200 सीटों में से आप एक उम्मीदवार को उतारे तो आप समझ सकते हैं तो क्या हालात हैं। तो जब ऐसे मौके पर जब उन्हें सियासी तौर पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या आप इसे मानेंगे कि कांग्रेस का ये चुनावी रिस्क है और उसने रिस्क ले लिया है? इसमें जो है वो रिस्क जब लेता है मतलब जो है वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बात करने का मौका दिया जी। तो आपके इस सवाल का मैं जवाब दूं से पहले भाजपा के जो मेरे मित्र है, प्रवक्ता है राजीव जी को एक बात बोलना चाहूंगा कि सूर्य जो पूरे विश्व को रोशनी देता है उस पर भी ग्रहण आ जाता है। तो हम तो मानव योनि के लोग हैं, हमारे क्या ही औकात रहेगी। तो इतना जो घमंड है इनको कि कांग्रेस की 40 सीटें आएंगी, ये 400 पार हो जाएगी, या इन्होंने शुरुआत में जो बोला कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बचा नहीं है। जब चुनाव होंगे, मतदान होगा, तो जनता बता देगी कि कौन कितना पानी में है, क्योंकि जनता ने एक ही मत यहाँ पे ठान लिया है कि कुछ भी करके भारतीय जनता पार्टी का क्रूर शासन देश से हमें बाहर करना है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को देश से हमने उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इनकी महंगाई की मार हो, बेरोजगारी की मार हो और जो संवैधानिक संस्थाओं को अपने कंट्रोल में करके जिस तरीके से जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, महिला सुरक्षा आज एक प्रश्न चिन्ह है। ये सभी बातें जनता भली भांति समझती है और आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। अब दूसरी बात पे मैं आना चाहूंगा, जो आपने सवाल किया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी लागू करने वाली है तो कहीं पॉलिटिकल रिस्क तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारे सर्वप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कहती है कि देश के हर एक वर्ग को, कमजोर वर्ग को, पिछड़े वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। तो इस न्याय की कड़ी को आगे लेते हुए एक सोचा समझा फैसला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया है कि भाई साहब हम सच्चर कमेटी को लागू करेंगे जैसे ही आदरणीय श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और भाजपा के प्रवक्ता की भी बातें सुन के थोड़ी हंसी आती है कि तथ्यों की और इतिहास की कितनी कम जानकारी है। इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी तब क्यों नहीं लागू किया। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा, 2005 में तो कांग्रेस की सरकार थी, जब सच्चर कमेटी बैठी थी, रिपोर्ट बनी थी, और उसके बाद मैं आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप चेक कीजिएगा कि 21 फरवरी 2014 तक, जब तक 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का था, 76 रिकमेंडेशंस में से 72 रिकमेंडेशंस भारतीय सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक्सेप्ट की थी और हर एक क्षेत्र में उसकी इंप्लीमेंटेशन चल रही थी। चाहे वो स्कॉलरशिप देना हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल पैकेज देना हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट पैकेज देना हो,
चाहे वो नॉमिनेशन से किसी को आगे बढ़ाना हो, तो हमने हर एक वर्ग को, और जो हमारे कमजोर वर्ग है, चाहे उसमें मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो, सबको साथ लेके हम आगे बढ़े हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, देश इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से अभी जी रहा है, जहां पे एक संयोजित तरीके से देश की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और जहां कांग्रेस पार्टी, जिसने देश को आजादी दिलाई, देश को आगे बढ़ाया, और कांग्रेस पार्टी का सर्वप्रथम धर्म है कि हर एक आवाज को उनकी जगह मिले, हर एक वर्ग को आगे आने का मौका मिले। तो कोई रिस्क नहीं है। स्पष्ट एक हमारी ये पॉलिटिकल बिलीफ है कि जैसे ही आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आएंगे, वैसे ही सच्चर कमेटी को लागू किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। हालांकि ये बात सच है कि अभी जो इंडी गठबंधन है या इंडिया ब्लॉक है, उसकी जो पार्टियां हैं, उसके जो दल हैं, उन्होंने अभी तय नहीं किया कि जो फेस है प्राइम मिनिस्टरशिप का या प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं है। मगर आप जो है चूंकि कांग्रेस के हैं, तो आपने पहले ही बता दिया कि राहुल गांधी ही होंगे। और मेरा ख्याल कि इसको लेकर के जो इंडिया ब्लॉक है, उसके अंदर बहुत सारे मतभेद हैं कि कौन वो फेस होगा। ममता बनर्जी की तरफ से नाम उछाला गया था, जिसको आम आदमी पार्टी के जो मतलब चीफ हैं और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने भी उसकी हिमायत की थी, और वो नाम था पार्टी प्रेसिडेंट, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका, खड़गे साहब का। तो अभी तो नाम तय नहीं हुआ अभी तक भी कि कौन जो है वो फेस होगा प्राइम मिनिस्टर का, मगर आपने नाम ले दिया। बहरहाल देव मोहन सिंह जी, आपके पास मैं आता हूं। जो आम आदमी पार्टी है, वो तमाम लोग जानते हैं कि उसका सियासत करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। वहां पर थोड़ा सा इस बात पर जोर दिया जाता है कि भाई जो वादे आप जनता से करो, उनको पूरा भी करो। क्योंकि ये तो जो चुनाव आयोग है वो भी इसी बात को कहता है कि आप अगर कोई वादा कर रहे हो, वो चाहे कोई भी वादा हो, तो उसको इंप्लीमेंटेशन के तौर तरीके भी जो है वो पक्के होने चाहिए। आर्थिक बोझ पड़ेगा, वो पैसा कहां से आएगा उसका भी पता होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको बाद में जो है वो अलग अलग पार्टियां, ना मैं कांग्रेस और बीजेपी की या समाजवादी या आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं, कि वो वादे तो बड़े बड़े कर देती हैं ज्यादातर जो पॉलिटिकल पुरानी पार्टियां हैं, मगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता अक्सर वादों का, क्योंकि आर्थिक बोझ पड़ता है और फिर बाद में उन्हें जुमला करार दे दिया जाता है। और बीजेपी की तरफ से तो एक बार खुद जो है अमित शाह बोल चुके हैं कि वो तो सियासी जुमला था। तो बहरहाल मेरा सवाल यही है आपसे कि वादे तो होते हैं, तमाम बातें होती हैं। अभी हालांकि आम आदमी पार्टी का भी जो है वो मैनिफेस्टो आएगा, आम आदमी पार्टी का भी आएगा, बीजेपी का भी आएगा, कांग्रेस का भी जाहिर तौर पर तो अभी रिलीज नहीं किया मगर आएगा। आपको क्या लगता है जो मैनिफेस्टो है, क्या कुछ उसका आपको लग रहा है कि सियासी असर होगा? ये इंडिया ब्लॉक का है या फिर कांग्रेस का है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बात हो रही है, मैंने मुस्लिम तबके की जोड़ करके इसको मैं देख रहा हूं, क्योंकि पहली नजर में ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने रिस्क ले लिया है आज, जबकि हर कोई मुस्लिम नाम जो है वो मतलब मुस्लिम पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर भागने की कोशिश करता है। वहां पर कांग्रेस ऐसा रिस्क ले रही है और उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी, ब्लॉक में तो सब लोग शामिल है इंडिया ब्लॉक में। तो रिएक्शन क्या है पहला आपका? देखिए, सभी को नमस्कार जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप मैनिफेस्टो देते हो, जनता के बीच में रखते हो, तो तमाम वर्गों को, तमाम विचारधाराओं को, हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आप अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। जब देश के लिए करें या किसी राज्य के लिए भी करते हैं, तो आप देखा होगा आपने कि हम लोग विधानसभा वाइज चीजों को, प्रॉब्लम्स को लेके एक दिल्ली का मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। उसी तरीके से देश के विभिन्न जातियों को, वर्गों को और हर तरीके के पिछड़ों को और फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को, किसानों को, सबको लेके पूरा का पूरा मसौदा तैयार किया जाता है, जो कि हर पार्टी ये करती है। ठीक है, अब बात इतनी है कि 2014 में एक मैनिफेस्टो देश के सामने रखा गया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सिलेंडर महंगे हो गए हैं, मोदी सरकार आएगी, सिलेंडर को दूर भगाएगी, उसको सस्ता कर देगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वादे किए गए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, महिला सुरक्षा का वादा किया गया, हर एक चीज का वादा किया गया। लेकिन आपके सामने आज देश की स्थिति है कि हर एक घर से मतलब एक ही आवाज आती है कि युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनको फेसबुक पे पबजी खेलने के लिए लगा दिया गया है। सिलेंडर 400 से बढ़ के 1200 हो गया है। किसानों की हालत आप देख ही रहे हैं। और महिला सुरक्षा पे तो अब क्या ही बोलना है कि आज तक समय नहीं मिला प्रधानमंत्री जी को कि मणिपुर के बारे में 2 शब्द कह दें या मणिपुर चले जाएं या कुछ भी। मतलब आप देखिए, उनके मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, 2019 के मैनिफेस्टो को देख लीजिए और 2014 के मैनिफेस्टो को देख लीजिए। तो चुनाव आयोग
क्या आपने कहा कि चुनाव आयोग भी इस पर जोर दे रहा है कि मैनिफेस्टो में, मैं देख रहा हूं कि जो हमारी सरकार है मैनिफेस्टो में जो लिखती है वो करना तो दूर, उससे उलट सारी चीजें करने पे आमादा है। देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अभी 10 दिन पहले एक जजमेंट दिया उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पे, और सुप्रीम कोर्ट उसमें कहता है पहली लाइन में कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, ऐसा लग रहा है इस कुकृत्य से। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। मैनिफेस्टो का पालन बिल्कुल नहीं होता है, और मैं वही कह रहा हूं कि जो सरकार ने इस समय 19 में मैनिफेस्टो दिया था, 14 में दिया था, उसे लेके बैठ जाइए, एक भी आप इनसे दिखा दीजिए कि जो वादा इन्होंने किया हो वो पूरा हुआ हो। ठीक है विनय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो मतलब एक बड़ा मसला होता है, हर कोई इंतजार करता है, तमाम वोटर्स जो है इस बात की उसमें रहते हैं कि भाई कब जो है पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करेंगे। और जाहिर तौर पर अगर लोकसभा के चुनाव हों तो खास तौर से देखा जाता है कि जो बड़े सियासी दल हैं देश के, वो घोषणा पत्र में किन किन बातों को रखेंगे, किन बातों को महत्व देंगे, किस वर्ग को जो है वो एड्रेस करेंगे या किस वर्ग की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जाहिर तौर पर जैसे मैंने कहा कि भाई जो है कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वहां उस पर महिलाओं को जो है वो एक तरीके से मान सम्मान देने की बात है, हर महीने कुछ पैसा उनको जाएगा 6,000 रुपए। किसानों की भी बात है, एमएसपी को वो पहले ही कह चुके हैं, घोषणा पत्र आने से पहले ही जो है वो ऐलान कर चुके हैं राहुल गांधी भी और पार्टी प्रेसिडेंट भी, कि वो कानूनी एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। आपको क्या लगता है महत्व जो है वो कितना बढ़ जाता है मैनिफेस्टो का, चुनावी घोषणा पत्र का? और क्योंकि एक बात हमेशा उठती है कि जो चुनावी घोषणा पत्र है वो लागू हो 100%, वैसी कुछ मतलब क्या उसके ऊपर जो है वो कायदा कानून बनाने की जरूरत है आपको लगता है? क्योंकि वही बात होती है कि भाई वादे तो आप कर लोगे, बड़े बड़े वादे कर लोगे। चुनाव आयोग भी मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार उसका, चूंकि संविधान संविधान का जो आर्टिकल 324 है वो इजाजत देता है कि आप जो है चुनाव कराइए, और चुनाव आयोग इस बात पर जोर देता है, बार बार कहता है पॉलिटिकल पार्टी से कि कोई भी ऐसा वादा मत कीजिए जिससे आर्थिक बोझ पड़ेगा और आप ना वो कर पाओ। तो पैसे का इंतजाम कहां से होगा? मान लिया एमएसपी की गारंटी की बात मैं करूं तो अलग अलग आंकड़े हैं उसमें, 15 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा जो है वो बोझ पड़ने वाला है हुकूमत के ऊपर, और शायद बीजेपी इसीलिए अपने कदम पीछे खींच रही है। चूंकि मैंने पहले भी कही ये बात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मौके पर, चुनाव के मौके पर कोई रिस्क नहीं ले सकती। अगर बीजेपी रिस्क ले रही है तो इसका मतलब यह है कि वो समझ रही है कि कितना बड़ा बोझ पड़ सकता है, आर्थिक बोझ देश के ऊपर, अगर तमाम बातें, तमाम जो है वो चीजें मान ली गई। तो मेरा वही सवाल है कि चुनावी घोषणा पत्र कितने अहम होते हैं, मगर उससे भी ज्यादा अहम आपको लगता है कि वो वादे कैसे पूरे किए जाएं और पूरे हों, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं। हाँ सर। समाजवादी पार्टी हमेशा से अपने जो वादे किए, जो घोषणा पत्र उठा करके आप देख लीजिए कि 100% घोषणा पत्र जो भी समाजवादी पार्टी ने अभी तक वादे किए अपने सरकार में, सारे एक्टर सब उसका पालन किया। भारतीय जनता पार्टी अगर अपना घोषणा पत्र उठा करके देख ले तो एक भी वादा अगर पूरा किए हो तो बताते, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है, जहां पर सिर्फ झूठ की पुलिंदा को तैयार किया जाता है। हमारे मित्र जो भी है भारतीय जनता पार्टी के भाई, इन लोगों को एक शिक्षण दिया जाता है झूठ की पाठशाला में कि आप जाकर के जनता के बीच में कैसे झूठ परोसना है, कैसे झूठ बोलना है। रही बात समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की घोषणा की, तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही एलानिया जंग कर रखा है कि हमारी लड़ाई की है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित जो भी समाज है उसके लिए हम लड़ने के लिए तय। क्योंकि आज की तारीख में अगर इस सरकार में सबसे अधिक कोई परेशान हुआ है तो पिछड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक हुआ है, जिसका शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज कहीं कहीं ये सारे लोग एक मंच पर, क्योंकि जो संविधान है हमारा, उस संविधान को तोड़ मरोड़ कर खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये लड़ाई ही इसकी है कि संविधान पहले बचाना है, संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तभी हमारे हक और अधिकार बचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे हक और अधिकार को देना नहीं चाहती है। जिस तरीके से युवाओं को बेरोजगार करके किस तरह से पेपर लीक कराया जा रहा है, सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, कोई लीक ऐसे नहीं होता। सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती। अगर नौकरी देने का जज्बा होता तो आपने देखा बिहार में 20 दिन के अंदर क्या कहते हैं कि
विज्ञापन निकाला गया, एग्जाम कराया गया और सबको रिजल्ट निकाल कर नियुक्ति पत्र दी गई। ये होता है अगर नौकरी देने का, अगर युवाओं को रोजगार देने का जज्बा होता है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ की पुलिंदा, झूठ की पाठशाला है। ठीक है, देश कमजोर करना चाहती है, देश का नुकसान करना चाहती है। हाँ। मेरे शब्दों में सबसे बड़ा यही है, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए पार्टी है। ठीक है राजीव जी। हाँ राजीव जी, बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूं, वापस आऊंगा। राजीव जी देखिए, 2014 की अगर हम बात करें, 19 की भी बात कर लेंगे, मगर 14 की बात करें तो बहुत सारे वादे किए थे बीजेपी ने। और जैसा जो है वो कांग्रेस के तर्जुमान है, उन्होंने कहा था कि भाई वो कई सारे नारे दिए गए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं पर अत्याचार, तो ये तमाम सारी बातें हुई थी, किसानों की बात हुई थी, महिलाओं की बात हुई थी, और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे टेलीविजन पर, जो है वो स्लोगन चले थे, बड़े बड़े ऐड चले थे। मगर फिर जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बताती हैं कि ना तो महंगाई कम हुई है, ना महिलाओं के हालात पहले के मुकाबले बहुत बड़ा उनमें सुधार आया हो, वैसा भी नहीं दिखता। और किसानों के हालात जो है वो क्या है, हर रोज किसान जो है वो धरने प्रदर्शन के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी, आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं तब भी दिल्ली की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं किसान। यानी बातचीत जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुंची कि उनके मांगों को मान लिया जाए। मतलब परेशान है लोग, नौजवान जो है वो बेरोजगार भी हैं। जैसे मैंने कहा, महंगाई का भी पहले मामला, 30 लाख नौकरियां हैं मरकजी हुकूमत जिनको निकाल सकती है, मतलब 30 लाख नौकरियों के जो है वो खाली पद पड़े हुए हैं इस वक्त मरकजी हुकूमत के। तो ये सारी बातें हैं। बहुत सारे वादे किए थे 2014 में, मैं कुछ गिनवा देता हूं उनके अंदर। समान नागरिक संहिता का वादा किया था, हालांकि यूसीसी जो है वो उत्तराखंड लेकर के आया है, तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मुद्दा तो नहीं है कि जिसे हर कोई अप्रिशिएट करे, मगर ये वादा किया गया था। कश्मीर का विशेष दर्जा, कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए साहब, जम्मू कश्मीर के और लद्दाख अलग कर दिया, स्टेटहुड भी उसका छिन गया। तो अब आप देख लीजिए कि 370 हटने के बाद कहते हैं कि वहाँ के हालात बहुत अच्छे हुए। काले धन की बात हुई थी कि काले धन पैदा हो, वैसे हालात जो है हम कि पैदा ही नहीं होगा। काला धन मतलब जो है वो उसकी किसी को परमिशन ही नहीं होगी। मगर अभी भी जो ईडी और आईटी या दूसरे डिपार्टमेंट्स की जो हर रोज छापेमारी हो रही है, तो जाहिर तौर पर काले धन को रोकने के लिए ही हो रही है। मगर बात यह है कि इसका मतलब काला धन जो है अभी भी वो है और अभी भी चल रहा है। बुलेट ट्रेनों का जाल बिछा दिया जाएगा, वो भी नहीं बिछा अभी तक, उस पर एक आध जगह काम हो रहा है मगर उसका कुछ नहीं हुआ। महिलाओं की बात है, रिटेल में एफडीआई के खिलाफ थी बीजेपी, मगर फिर लेकर के आ गई। तो यानी जो वादे किए गए, जो मंशूर के अंदर थे, जो मैनिफेस्टो के अंदर थे, घोषणा पत्र के अंदर थे, उनको भी पूरा नहीं किया गया। तो वो सवाल उठते हैं कि भाई आप घोषणा पत्र जो है उसके अंदर तो वादे तो कर देते हो मगर उनको पूरा नहीं किया जाता। तो फिर सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि वादे हो जाते हैं उस पर अमल नहीं होता? वादे कौन से वादे थे जो पूरे नहीं हुए? सभी पे काम हो रहा है। रही बात किसानों की, हाँ। तो किसानों का जो समर्थन मूल्य की बात है, उस पे जो आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, उस पर भी सरकार अपना स्टडी कर रही है। जो कुछ अच्छा हो सकता है किया जाएगा। अगर कहीं किसान परेशान है तो कहीं पर किसानों के खाते में पैसे भी भेजे जा रहे हैं। किसान, कोरोना जैसी महामारी से देश उबरा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, छोटी बात नहीं थी। जो कोरोना महामारी गुजरा, हम लोगों ने जो वैश्विक महामारी का जो हम लोगों ने झेला है, उसके बाद आज फिर भी भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बात पर तारीफ और एप्रिसिएशन के बजाय विपक्ष इस पर कहानियां गढ़ रहा है। आपको भाई 60 साल मिला, आपके पास कोई जिम्मेवारी नहीं थी, आपने कोई काम नहीं किया। अब यहाँ अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, विदेश से रिश्ते अच्छे बनाए जा रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ी है सर, तो आमदनी भी बढ़ा है, आमदनी भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है लोगों की। अगर अभी हमारे साथी कह रहे थे कि कमेटी की सारी मैक्सिमम रिपोर्ट्स लागू कर दी गई थी। हाँ। जब मैक्सिमम रिपोर्ट्स आपने लागू कर दी थी तो फिर दोबारा ये मैनिफेस्टो में डालने की क्या जरूरत थी? आप देखिए कितना दिन तक लोगों को बनाएंगे बेवकूफ। आप सारी की सारी कायनात आप लोग एक मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। अपने पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई बात नहीं है। ले दे के कहानी कहाँ आ जा रही है? महंगाई, अरे महंगाई बढ़ रही है, उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है जिस रेशियो में आपके सरकार में बढ़ी थी। और महंगाई के साथ अगर थोड़ी बहुत बढ़ भी रही है समय के साथ साथ, तो लोगों के आमदनी भी बढ़ रहे हैं, रोजगार के कई अवसर सृजित किए गए हैं। सिर्फ सरकारी नौकरियों को ही क्यों रोजगार मांगती है कांग्रेस और विपक्ष के लोग? क्यों मानते हैं? क्या रोजगार व्यापार रोजगार नहीं है?
हर स्टेट में उद्योग के लिए लोगों को ऋण दिए जा रहे हैं, सस्ते दर पर ऋण दिए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सरकार की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया और कश्मीर के हालात, सर अगर दिल पे हाथ रख के यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, कश्मीर के जो हालात थे वो नहीं सुधरे हैं अगर वो कहते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी झूठी बात और कुछ नहीं हो सकती है। हाँ नहीं, लेकिन ठीक है राजीव जी, देखिए राजीव जी, यहाँ स्टूडियो में बैठ करके या आप अपने घर पर बैठ करके वो कश्मीर के हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते। कश्मीर के हालात जानने के लिए कश्मीर में जाना पड़ेगा, उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो वहां पर रहते हैं। हर जगह के हालात में मैं कहता हूं अच्छा हुआ है या बुरा हुआ ये अलग बात है, मगर आप और हम तय नहीं कर सकते। वहां की आवाम, वहां के लोग, वहां की जनता ही इस बात को तय करेगी या वही बताएंगे कि हालात क्या हैं। बहुत सारी शिकायतें पहले भी आती थी, बहुत सारी शिकायतें आज भी आती हैं, ठीक है साहब। और जाहिर तौर पर हुकूमत का काम ही वेलफेयर के काम करना होता है, मतलब वो फलाह बहबूदी के काम करती है लोगों के लिए, जनता के लिए, उसी के लिए उनको चुना भी जाता है। दीपांशु भट्ट जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी कह रहे हैं कि भाई कौन सी महंगाई हो रही है, अगर महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी भी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। नंबर एक बात तो इस बात से आप इनकी कितना इत्तेफाक रखते हैं। दूसरी बात जो है, जब 2019 का चुनावी घोषणा पत्र था कांग्रेस का, तो एक न्याय योजना लेकर के वो आए थे, एक बड़ी मतलब जो है योजना थी, वो बड़ा ऐलान था। 72,000 रुपए हर साल जो है वो गरीबों को और बेरोजगारों को देने की बात थी, मगर वो 72,000 का भी जो है वो कुछ असर नहीं पड़ा जनता के ऊपर। मेरा सवाल यह है कि तमाम वादे तो इस बार भी किए गए हैं मंशूर में, पिछली बार की तरह मैनिफेस्टो में तमाम वादे हैं, मगर उन वादों पर जनता यकीन नहीं करती, भरोसा नहीं करती, या वो वादों पे भरोसा नहीं कर रही या कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही। आपको वजह क्या लगती है? क्योंकि देखिए 14 के मुकाबले 19 में जो सीट्स आई थी वो 8-10 सीटों का ही फर्क था, कुछ 10 सीटें बढ़ी थी मैक्सिमम। तो उस वक्त भी कोई मतलब ऐसे वादे तो थे नहीं कि मतलब जो नहीं किए गए थे, किसानों के लिए भी थे, महिलाओं के लिए भी थे, तमाम लोगों के लिए थे, मगर नहीं सुनी गई, लोग ने नहीं आपकी बात को माना। देखिए, बहुत मेरा मनोरंजन हुआ जब मैंने भाजपा के प्रवक्ता की बातें सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत अच्छे से इनके फोन पे टाइम टू टाइम आ रहा है कि जो क्या बातें हो रही है यहाँ पे। कह रहे हैं अगर महंगाई थोड़ी सी बड़ी होगी तो लोगों की आय भी तो बड़ी होगी। और कांग्रेस के टाइम में भी तो महंगाई थी। जो सिलेंडर हमारे वक्त 400 रुपए का आता था, जब इनकी ही एक मंत्री सड़कें जाम कर दिया करती थी, आज वो सिलेंडर 1200 रुपए का आता है और एक आम गृहिणी परेशान है, घर में चूल्हा चौका नहीं जल रहा है। देखिए, अब मुझे एक डिबेट का सुन लीजिए होता है जब मैं बात कर रहा हूं। राजीव जी, जब आप बोल रहे थे तो वो खामोशी से आपको सुन रहे थे, अब आप भी सुन लीजिए इनको, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए। आज देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी है, कमर तोड़ महंगाई है। ये आपको बात, ये हर एक नौजवान आपको बोलेगा कि आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान का सारा पैसा चुरा के अदानी की जेबें भरी जा रही है। आज सिलेंडर महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, और कितनी हास्यद बात ये कह रहे हैं कि आप खाली सरकारी नौकरियों को ही रोजगार का साधन समझते हैं क्या? आप उद्योग की तरफ क्यों नहीं जाते? तो आपके माध्यम से मैं इनको चुनौती देता हूं, आप मुझे बताइए 10 साल में जब स्टार्टअप इंडिया की आपने एक रचना की थी, आपने कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप हिंदुस्तान में पैदा किए हैं? मेरा पहला सवाल है। उन स्टार्टअप से कितना रोजगार लोगों को मिला है? कितने यूनिकॉर्न बिलियनर्स बने हैं? कितने एंटरप्रेन्योर्स बने हैं? ये मेरा एक स्पष्ट सवाल है इनसे। देखिए, अब भाजपा के साथ दिक्कत क्या है? भाजपा एडवर्टीजमेंट में भरोसा करती है, क्योंकि इनके नेता भी तो एक खुद में ही एक बहुत बड़ी झूठी एडवर्टीजमेंट है। तो ये 5-6 शब्द यहाँ वहां के बोल देते हैं और इनको लगता है कि बहुत तरक्की हो रही है, मगर जमीनी स्तर पे महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महिला सुरक्षा तो आज एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज देश सबसे बुरे वक्त में गुजर रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो वही झूठी बातें, व्हाट्सएप का ज्ञान, कहीं पे कुछ हो जाता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। मगर जब कांग्रेस पार्टी थी, रीढ़ की हड्डी देश की मजबूत थी, अर्थव्यवस्था मजबूत थी, न्याय मिलता था, सबकी बात सुनी जाती थी, सबको आगे बढ़ाया जाता था। और तीसरी बात मैं बहुत विशेष बोलना चाहूंगा, इन्होंने कश्मीर की बात की। भाई, मैं एक कश्मीरी पंडित हूं और कश्मीर में ही रहता हूं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टारगेटेड किलिंग सबसे ज्यादा हो रही है। यहाँ पे नाम पूछ के, आईडी कार्ड पूछ के कश्मीरी पंडितों को चयनित करके मारा जा रहा है और सरकार मौन बैठी है। तो आप सिक्योरिटी में भी, अर्थव्यवस्था में भी, हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे फेल हुई है।
और हमारा मैनिफेस्टो 19 में जो था, आपने न्याय की बात की, इस वक्त भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि 72,000 पर ईयर देश के सबसे गरीब जनमानस को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा और 2024 में जननायक क्रांतिकारी इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। ठीक है, यहां पर मगर एक सवाल यह भी होता है विक्रम सिंह जी, समाजवादी पार्टी से आप हैं, मैं आपके पास आऊंगा कि ये सारी बातें अपनी जगह हैं, ये मंशूर की और तमाम चीजों की, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ब्लॉक जो है वो बड़ी मजबूती के साथ, अभी पिछले दिनों हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी, मतलब आम आदमी पार्टी के साथ सारा कुछ सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आया। अलग अलग सूबों में जो सीट शेयरिंग का एक बड़ा मसला फंसा हुआ था वो तकरीबन जो है हल होता हुआ दिख रहा है और अब लिस्ट बहुत जल्द ऐसा बता रहे हैं कि जारी हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि लोग ये जानना भी चाहते हैं कि ठीक है भाई, समाजवादी पार्टी ने अपना मंशूर दे दिया, यानी अपना मैनिफेस्टो दे दिया, कांग्रेस ने अपना दे दिया, आम आदमी पार्टी ने अपना दे दिया, जेडीयू तो अब हिस्सा नहीं है, आरजेडी या दूसरी पार्टियां, उन्होंने अपने अपने दे दिए। क्या इंडिया ब्लॉक का भी कोई एक इस तरह की कोई खबरें हैं या कुछ जानकारी है कि क्या इंडिया ब्लॉक भी अपना कोई मतलब जो है वो मैनिफेस्टो जारी करेगी या करना चाहिए? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि भाई आप जो वोट मांगेंगे वो इंडिया गठबंधन के नाम पर मांगे जाएंगे इस बार। ठीक है साहब, चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो जाहिर तौर पर मिलकर के लड़ रहे हैं, तो क्या इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? जी। तो नहीं, आपने सही कहा, और समाजवादी पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि हमारी लड़ाई, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो क्या है, वह नौजवानों के लिए है, वो गरीबों के लिए है। वो तो पीडीए की बात कर रहे हैं ना, पीडीए की बात हो रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो बाकी लोग कहां गए? शोषित वंचित मैंने बताया जी, जो भी शोषित है, जो भी वंचित है सरकार से, इन सबकी लड़ाई है। क्या ये नहीं है कि इस उत्तर प्रदेश में चाहे देश में लोग परेशान नहीं, महंगाई से क्या सारी जनता के ऊपर असर पड़ता है? कोई एक धर्म, एक जात और विशेष जात को नहीं पड़ता है, सबको उससे दिक्कत होती है। चाहे जो किसान है वो सभी जात के हैं, आज सभी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका शोषण, इन्होंने अपना परिवार, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारा परिवार हमारा देश, नहीं, गलत बोला। इनका परिवार सिर्फ परिवार नियोजन को ये मानते हैं, बस चार हैं, एक ये अमित शाह जी है और एक माननीय मोदी जी है, अडानी है, अंबानी है, हम तो, हमारे तो इसके सिवा कौन है इनका? इन्होंने पूरे देश को ले जाकर अडानी के कदमों पर रख दिया। आज देश को कहीं कहीं कितना बड़ा नुकसान अडानी के द्वारा ये करने जा रहे हैं, ये किसी को अंदाजा है? आप अगर इसको समीक्षा कीजिए, अगर आप देखिए तो देखिए जितनी भी सरकारी एजेंसियां, अडानी भारतीय जनता पार्टी सरकार आने से पहले कहाँ थे? आज जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, कहीं न कहीं कौड़ी के भाव इनको बेचा जा रहा है। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसकी हालत आप जानते हैं। इनसे अगर कहा जाता है कि बताओ, तो बताने को तैयार नहीं है। एसबीआई जब नोटबंदी होती है तो इतना बड़ा ट्रांजेक्शन करने के लिए राजी हो जाती है कि हम 1 महीने के अंदर, हम 10 दिन के अंदर कर देंगे, लेकिन 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड का लेखा जोखा नहीं पा रहे हैं। उसे ये पता चले कम से कम कि चोर कौन कौन है, किन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा चंदे दिए और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कैसे उनके हाथों में गिरवी रखा है। इन सारी चीजों को कौन बताएगा? लेकिन कहीं न कहीं सारी संस्थाओं को इन्होंने सीज कर रखा है, अपने अधिकार में कर रखा, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, बैंक हो, सारी चीजों पर इनका प्रहार है। देश बड़े विषम परिस्थितियों से साहब गुजर रहा है। अगर आप इसको देखने का प्रयास करें तो इन भ्रष्टाचारियों से देश को बचाना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा अजीत पवार 85 करोड़ रुपए के क्या भ्रष्टाचारी है, और कितने प्रधानमंत्री ने कितने आक्षेप लगाए थे, अपने बगल में बैठा करके झूला झूला रहे। अभी राजभर आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हालत थी इनके साथ रहने से पहले, आज देखिए कैसे गोद में खिला रहे हैं। इनकी करनी कतनी में कोई फर्क नहीं है। ये महा झूठा पार्टी है, यह झूठ की पूरी तरह से पाठशाला है। इनको जाना है, इनके पाठशाला में ताला लगना ये तय है। ये बताते हैं विश्व गुरु बनाएंगे। साहब कैसे बनाएंगे विश्व गुरु? जहाँ पे युवा बेरोजगार होकर के आत्महत्या कर रहा है वो विश्व गुरु बनेगा?
जहां पर किसानों के छाती पे कीलें ठोकी जा रही हैं, वो विश्वगुरु बनेगा। जहां पे महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, कानपुर में महिलाओं को जला करके मार दिया गया, यह विश्वगुरु बनेगा। किस विश्वगुरु की बात करते हैं? ये सब झूठ बोलते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी देखिए कितना डरे हुए हैं। अगर डरे नहीं होते तो इतने ब्रॉड माइंडेड के साथ आने के बाद ये लोग छोटे छोटे पार्टियों को तोड़ करके, सांसद खरीद करके आज अपनी सत्ता नहीं चलानी पड़ती। आप विश्वास कीजिए कि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डटी और सहमी पार्टी है। इसे पता है हमारी विदाई निश्चित है। मैं आपको ठीक है, राजीव जी से रिएक्शन ले लेते हैं। राजीव जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। राजीव जी वो कह रहे हैं कि भाई सारी बातें हैं, मतलब आप मणिपुर नहीं जाते, प्राइम मिनिस्टर जो है वो संदेश खाली तो चले जाते हैं, मगर मणिपुर क्यों नहीं गए? पिछले कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और हमारे कई सारे जो है मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? एक सीधा सा सवाल है ये। देखिए, मणिपुर का जो मामला है वो बहुत क्रिटिकल तो है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए जो उपाय किए जा सकते हैं अपर लेवल पे किए जा रहे हैं, और बहुत जल्द उसकी भी चीजें वो भी सामने आएंगी कि उसके सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और बाकी वहां के आम जन की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए जाएंगे वो भी बहुत जल्द सामने आएगा। सवाल यहाँ इन लोगों ने खड़े किए हैं कि वहां पे जो बुरे लोगों को परेशान कर रहे हैं उनको हवा कौन दे रहा? अगर कुछ गलत लोग राज्य की जनता को तबाह कर रहे हैं, उसमें आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? अरे तो साहब पकड़िए ना उनको, जो आग में घी डाल रहे हैं उनको पकड़िए ना। हुकूमत में है आप, सरकार में है आप, मशीनरी सिस्टम सब कुछ आपके हाथ में है, तो उनको पकड़िए, सजा दीजिए। लगातार जो है हालात खराब है, लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और पकड़े जाएंगे भी, और इसके तह तक जैसे ही सिस्टम पहुंचेगी उनको सजा भी मिलेगी। तह तक नहीं पहुंच पाया अभी भी नहीं, तह तक पहुंचे कैसे नहीं है? जब तक पहुंचे नहीं तब तक स्थितियां कंट्रोल कैसे हो रही हैं? अभी जो स्थिति थी आज महीने दिन 2 महीने पहले, वो स्थिति आज नहीं है, कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल के आएगा। बात हमारे साथी कर रहे थे रोजगार। देवमोहन जी, ठीक है, देवमोहन जी, मैं आम आदमी पार्टी से आप हैं, मतलब जाहिर तौर पर मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि मंशूर को किस तरीके से, यानी मैनिफेस्टो को कैसे लागू किया जाए, कैसे उस पर काम हो, तो वो बहुत नई पार्टी है, मगर बहुत सारी पुरानी पार्टियों को उस पर सीखने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमने देखा है कि जो 2014 में वादे किए गए थे, उनमें से बहुत सारे वादे जो पूरे नहीं हुए उन 5 वर्षों में। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को तो मौका नहीं मिला, मगर बीजेपी की बात अगर हम करें तो फिर उसको 2019 में भी डाल दिया गया। तो पब्लिक अवेयरनेस की अगर हम बात करें, मतलब पब्लिक जो है वो कैसे भरोसा करे, आम लोग कैसे भरोसा करें कि भाई ये जो वादा किया गया है ये इस पर खरा उतरेंगे, या फिर वो सियासी जुमले और वो जो फिर मीडिया का एक जो है हवा होता है, या फिर मीडिया का जो एक परसेप्शन बन जाता है मीडिया की तरफ से, वो ज्यादा काम करता है। लोग जो है फिर इस पर भरोसा नहीं करते चुनावी घोषणा पत्र पर। मतलब मैकेनिज्म क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, एक तो मैं राजीव जी की एक बात का जवाब दे देता हूं कि ये कह रहे थे कि मणिपुर में अब धीरे धीरे हालात हो रहे हैं, कोई घी डाल रहा है, कोई चीनी डाल रहा है। इनके घर से, प्रधानमंत्री जी के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे महिला रेसलर्स बैठी हुई थी। अब उसमें तो कोई घी नहीं डाल रहा था। बृजभूषण शरण सिंह इन्हीं के सांसद हैं, उन पे आरोप लगाया गया, ना उसकी जांच हुई, बल्कि कानून को और लचर बना दिया गया। पॉक्सो जो एक्ट होता है उसको और लचर बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि अपने सांसद को बचा सकें। इन लोगों के सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुनिंदा है। इनसे न सरकार चलाई जाती है, न इनसे देश की इकोनॉमी बचाई जा सकती है, न महिला सुरक्षा पे ये कुछ कर सकते हैं, न किसानों। ये सिर्फ और सिर्फ लोन माफी करने की मशीन बन के रह गए हैं। अपने दोस्तों के लोन माफ करवा लीजिए इनसे, बहुत तेजी से लोन माफ करते हैं, ठीक है। और ना ही मैनिफेस्टो पे कोई ध्यान देते हैं। आम आदमी पार्टी, जो आपने अभी सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी बिल्कुल इस चीज पे कट्टर एकदम उससे लागू करते हैं हम लोग कि हम जो मैनिफेस्टो में लिखेंगे हम उसको लागू करेंगे। जो हम नहीं लिखते हैं हम वो भी करके दिखा देते हैं। जैसे हमने पहली बार मैनिफेस्टो में लिखा कि हम बिजली हाफ और
पानी माफ करेंगे, हमने बिजली भी माफ कर दी, हमने पानी भी माफ कर दिया, हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना शुरू की, हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी। वो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हमने मैनिफेस्टो में लिखा था। हम मैनिफेस्टो जब हम लागू कर रहे थे तो हम चीजें देख रहे थे कि और भी सहूलियत क्या क्या दी जा सकती है। साफ नीयत और थोड़ा बहुत ग्राउंड रियलिटी को स्टडी करके यदि मैनिफेस्टो तैयार किया जाए तो उसको लागू करने में दिक्कत नहीं होती और बहुत इजीली और बहुत जल्दी उसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम महिलाओं को जैसे, तो साफ नियत जो आप पूछ रहे थे कि मैनिफेस्टो कैसे लागू किया जाए और जनता भरोसा क्यों नहीं करती है, क्योंकि एक साल दर साल झूठ पे झूठ बोलते आए हैं। जैसे 2014 में इन्होंने झूठ बोला, कुछ नहीं किया, 2019 में वैसा झूठ बोल दिया, कुछ नहीं किया, तो 24 में भी ये उसी तरह का झूठ लेके आएंगे और जनता क्यों मानेगी। दिल्ली की जनता से आके पूछिए कि हमने जो वादा किया था अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छी शिक्षा का, अरे आप इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए क्या चीजें कर सकते हैं? देश के किसानों के साथ जाके खड़े हो सकते हैं, उनको उनकी सहूलियत की चीजें दीजिए, उनको देश नंबर 1 की राह पर चलेगा। अच्छी शिक्षा दीजिए, युवा पढ़ेगा नहीं तो इस देश को नंबर 1 कोई नहीं बना सकता। एक अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, ये 3-4 मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपको देनी पड़ेंगी। अब इन्हीं पे आप ला ला के झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं, तो जनता कैसे, जनता का तो भरोसा उठ चुका था इनके झूठे वादों से। लेकिन हमारी पार्टी है, आप दिल्ली में आके देखिए हमने जो जो वादे किए थे और जनता हमारी बातों को मानती है। हाँ। सिर्फ केजरीवाल जी का गारंटी शब्द चुरा लेने भर से भाजपा की गारंटियां पूरी नहीं हो जाती। हाँ, मगर भाजपा की गारंटी नहीं है साहब, उधर तो मोदी की गारंटी है। वो बार बार इस बात को जोर देकर के कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी है। और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे अभी, मतलब जो है वो 2023 के आखिर में, नवंबर में, दिसंबर में तो रिजल्ट आ गए थे। तो जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आए तो सबने यही कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जीत की गारंटी है। और शायद ये बात इसलिए वो कह रहे थे कि सभी जगह, हर एक सूबे में जहां भी असेंबली इंतखाबात हो रहे थे, विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो वहां पर किसी लोकल लीडर को फेस नहीं बनाया गया था, सामने नहीं रखा गया था। मोदी को ही, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही आगे रखा गया था और उनके नाम पर ही सारे सूबे जीते। तेलंगाना को छोड़ दीजिए आप। तो जाहिर तौर पर वो उस बात को कहते हैं फिर कि भाई ये मोदी की गारंटी है। तो फिर एक तरफ तो मोदी की गारंटी है, एक तरफ मैनिफेस्टो है। मेरा सवाल कांग्रेस के दीपांशु भट्ट जी आपसे ही है कि ये जो एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि भाई आपने चुरा लिया, वो हमारा जो एक लफ्ज, एक शब्द चुरा लिया या एक नारा चुरा लिया, केजरीवाल की गारंटी से मोदी की गारंटी उधर हो गया, उससे मुकाबला कैसे होगा? हाँ ठीक है, अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कहिए देव मोहन जी कुछ। जी, शब्द चुरा लेने से नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करना सीखिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, पकौड़ा मत बिचवाइए, है ना, युवाओं को शिक्षित बनाइए। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें शिक्षित बनाने की जरूरत है देश को, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है, नंबर 1 दीपांशु जी तभी बन सकता है। हाँ दीपांशु जी, देखिए मेरा वही सवाल है आपसे, मेरा ख्याल के उसको मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। और बात यह है कि वो एक तरफ तो मोदी की गारंटी है, जहां वो सीना ठोक करके कहते हैं कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर का फेस हूं, वो है जाहिर तौर पर तीसरी बार मोदी सरकार का नारा भी दिया जा रहा है, अब की बार 370 पार, एनडीए के लिए 400 पार। एक तरफ तो मोदी की गारंटी है, एक तरफ इंडिया ब्लॉक है और कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जिसमें तमाम, मैंने कहा कि 2019 में भी और उससे पहले 2014 में भी बहुत सारे वादे किए गए थे। मगर 19 की बात करें, जैसे मैंने न्याय योजना की बात कही थी, उसके अलावा किसानों की भी बात थी, महिलाओं की भी बात थी, तमाम वर्गों को उस वक्त भी साधने की कोशिश की गई थी। तो मोदी की गारंटी और फिर जो है वो चुनावी घोषणा पत्र, राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक, आपको क्या लगता है कि क्या सब मिलकर के, वो जो मोदी बार बार कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या मुकाबला जो है वो इतना आसान होगा आप लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, ये मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी, ये शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम जनमानस जानता है कि मोदी जी की गारंटी का मतलब युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में डालना, मोदी जी की गारंटी का मतलब किसानों की जमीनें हड़पना, मोदी जी की गारंटी का मतलब अपने 2 दोस्तों का कर्जा माफ करना, मोदी जी की गारंटी का मतलब बलात्कारी और यौन शोषण के जो आरोपी है उनको कानून से बचाना, मोदी जी की गारंटी मतलब महिलाओं को सुरक्षा ना देना, और मोदी जी की गारंटी मतलब देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। ये है मोदी जी की 7 गारंटी जो 2014 से लेकर हम अभी तक देख रहे हैं। और इसके अगेंस्ट
जननायक देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे है, जो घर घर जन जन तक जाके लोगों की बात सुन रहे हैं, हर एक वर्ग से मिल रहे हैं, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं से मिल रहे हैं। और जो हमारा घोषणा पत्र जो बन के आएगा, जो हमारा मैनिफेस्टो बन के आएगा, एक क्रांतिकारी जननायक घोषणा पत्र होगा। क्योंकि मैं आपकी थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। जब हमने बात शुरू की थी, जब हमारी कमेटी बनी थी मैनिफेस्टो की, तो हम वाहिद ही एक हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी है जिसने एक वेबसाइट पोर्टल बनाया था और आम जनता से पूछा था कि आप हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किन बातों को रखे, किन मुद्दों को रखे। उसके हिसाब से हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है। हमारा मैनिफेस्टो कोई साधारण किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो देश की आत्मा है, देश की आवाज है, युवाओं का सपना है, महिलाओं की सुरक्षा है, किसानों का अधिकार है, मजदूरों का हक है। इन सब के मिश्रण को मिला के हमारा मैनिफेस्टो, हमारा विचार, हमारी सोच और हमारा नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी भाजपा का सुपड़ा साफ करने वाला है। ठीक है। और चूंकि जाहिर तौर पर वाइंड अप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विनय सिंह जी, वही सवाल आपसे भी रहेगा कि मतलब मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है। वो बार बार जो है इस बात को कहते हैं कि एक अकेला मोदी है जिसके सामने इतने सारे लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। हालांकि एनडीए में भी 30 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, मतलब जो है इतनी छोटी पार्टियां भी हैं कि मतलब बहुत सारे लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, मगर हैं उधर भी। और इंडिया ब्लॉक के अंदर वहां से कम पार्टियां हैं, मगर फिर भी ये बताने की और जताने की कोशिश की जाती है और दिखाने की कोशिश की जाती है कि मोदी अकेले लड़ रहे हैं। तो ये जो है एक तरीके से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाती है वोटर्स के अंदर, आम जनता के अंदर। आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन दूर करना भी आप लोगों की, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की या सियासी दलों की जिम्मेदारी है जो अपोजिशन में है या फिर जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जिनके लिए मोदी बार बार ये कहते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं इकट्ठा हो गए मेरे खिलाफ? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जी है ही नहीं है, फिगर में नहीं। मोदी का अहंकार, मोदी क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही तो प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी के ही तो नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई औकात आज तारीख रह नहीं गई। मोदी का अहंकार बताता है मैं मोदी, मैं मोदी, मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, हारे भारतीय जनता पार्टी जीतेगा मोदी। ये कौन सी बात हुई? अरे अगर हार रही है तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो मोदी भी हार रहा। ये क्यों माननीय प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं कि हार को स्वीकार नहीं करते हैं, तब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हारी है, और जब जीतते हैं तो कहते हैं मोदी जीत रहा है, मोदी को तो मोदी सब माननीय प्रधानमंत्री ने अपने अहंकार का भारतीय जनता पार्टी से ऊपर कर रखा है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझनी पड़ेगी, नेताओं को सोचना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्हें समझना पड़ेगा वह कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या मोदी के लिए काम कर रहे हैं, या सब ये किसके लिए काम कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी चाहे कोई भी हो, लेकिन क्या सब मिलकर के चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी अकेला नेतृत्व कर रहे हैं, वह चंद पूंजीपतियों का नेतृत्व कर रहे हैं जिनके हाथों में देश रखने का प्लान है। आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे देश में, आप जिस तरीके से देखिए कि चाहे सब्जी की दुकान हो, चाहे चाय की दुकान हो, सब पर अडानी का कब्जा धीरे धीरे होता जा रहा है। ये क्या है, अंग्रेज ऐसे आए थे, इसी तरह से गुजरात के रास्ते आए थे, कब्जा किए थे, आज भी वही हाल है। देश को अगर बचाना है तो हमारे देश का एक सुंदर गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्म, सभी जात, सभी संप्रदाय के लोग जब शामिल होते हैं तब गुलदस्ता तमाम कलरों से शोभित होता है। ठीक है राजीव जी, यहाँ पर एक बात जो आई है सामने वो ये भी है कि मोदी ही बीजेपी हैं और बीजेपी ही मोदी हैं। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने पूरी पार्टी जो है वो छोटी पड़ जाती है? क्या ये एक मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या ये ठीक है? मतलब एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या ये ठीक है कि एक नेता का नाम इतना बड़ा कर देना या इतना बड़ा हो जाना कि पार्टी भी और पार्टी के दूसरे लीडर भी उसके सामने बौने नजर आने लगे? देखिए,
कई मौकों पर माननीय मोदी जी ने पार्टी को अपनी मां की संज्ञा दी है। तो ये कहना कि पार्टी मोदी जी से छोटी है, ये थोड़ा सा गलत बोलना होगा इन लोगों का। मैं ये कहता हूं कि मोदी जी ने भाजपा के लिए नहीं काम किया है, मोदी जी ने देश के लिए काम किया है। और ये जो मैंडेट मिल रहा है हर जगह पे, ये मैंडेट जनता दे रही है सर। ये मैंडेट भाजपा नहीं दे रही है, ये मैंडेट जनता दे रही है। जनता हमें चुनकर ला रही है, जनता के वोट मिल रहे हैं तब मोदी चुनकर आ रहे हैं। ठीक है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं उसको 100% लागू करने के प्रयास किए हैं। चाहे मामला रोजगार से जुड़ा हो, चाहे आपका कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके बारे में कांग्रेस और उनके आसपास के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। कौन सी ऐसी जरा एक आध बता दीजिए, एक आध कर दीजिए ताकि कांग्रेस से जवाब ले लिया जाए। नमामि गंगे योजना है। हाँ। ये जो अभी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, तो ये सब टाइप तो युवाओं को रोजगार देने की बात तो आजादी की से पहले से लेकर के आजादी के बाद से अब तक चल रही है। ये कौन सी बात? सिर्फ बात ही हो रही थी ना। हाँ। सिर्फ आज तक तो सिर्फ बात ही हो रही थी। लोन तो मोदी जी ने दिया, किसानों के खाते में पैसे तो मोदी जी ने पहुंचाए। पद जो है वो मैंने पहले भी जिक्र किया था, खाली पड़े हुए हैं। सर 2014 के पहले करोड़ों लोग बैंकिंग से नहीं जुड़े थे, उनको जनधन खाता के माध्यम से जोड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम फ्री में रेवड़ी बांटने के यकीन करता नहीं है सर। चलिए, चूंकि वक्त की कमी है, मैं जल्दी से दीपांशु जी आप रिएक्शन दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कई ऐसी योजना लेकर के आए थे ये जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कांग्रेस या दूसरी पार्टियां। जल्दी से रिएक्शन आपका चाहूंगा, चूंकि वक्त की कमी है, फिर वाइंड अप करना है। बिल्कुल, बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। इन्होंने सही कहा, इनकी 2-3 योजना ऐसी है जिसके बारे में ना हमने सुना है। इनकी 2-3 योजना ऐसी है जिसके बारे में ना हमने सुना है, ना सुनना चाहेंगे, ना ही उसको जमीन पर उतारना चाहेंगे। वो योजना क्या है? बलात्कारियों को बचाना, दंगाइयों को बचाना, यौन शोषण के जो आरोपी हैं उनको बचाना, अपने दो दोस्तों के कर्जे माफ करना, जो भगोड़े देश से भाग चुके हैं उनको देश के बाहर संरक्षण देना। ये भारतीय जनता पार्टी की 5-6 योजनाएं हैं जिनके बारे में हम दूर दूर तक ना सुनना चाहते हैं, ना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मगर जनकाली नीतियां, सबका साथ, सही मायनों में सबका विकास करना, हर एक वर्ग की बात सुनना और सबको न्याय देना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम धर्म है। और 2024 में उसी धर्म की बुनियाद पे हम आने वाले चुनाव। क्या फाइनल कमेंट्स होंगे आपके? देखिए, अभी ये कह रहे थे कि जनता वोट कर रही है, हम जीत के आ रहे हैं। आप वोट के चोर हैं, आपकी पार्टी वोट की चोर है। ये एक स्टेट में नहीं, 10 स्टेट में देखा जा चुका है। चंडीगढ़ में जनता ने आपको नकार दिया, आपने चोरी करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ के आपको लताड़ा है। गोवा में कांग्रेस को दूसरी पार्टी को किसी ने वोट किया, आप उनके एमएलए को खरीद के अपनी सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र में लोगों ने किसी और को वोट दिया, मोदी जी को वोट नहीं दिया, वो उनको तोड़ के। तो आप सूटकेस, वॉशिंग मशीन, ईडी, सीबीआई, लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, चूंकि वक्त की कमी है। राजीव जी, फाइनल कमेंट्स क्या होंगे कम से कम अल्फाज में? सर देखिए, मैंने लगातार इस बात की वकालत की है कि आप जब काम करेंगे ना तो जनता आपको स्वयं वोट करेगी। ठीक है। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए माननीय न्यायालय है, और न्यायालय अगर दोषी पाएगा, गलती कोई करेगा, गड़बड़ी कोई भी करेगा, उसको सजा मिलेगी। यहाँ एनडीए की सरकार में न किसी को फंसाने की कवायद चलती है और ना ही किसी को बचाने की कवायद चलती है। ना फंसाने की कवायद है, ना बचाने की। यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सीधे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चल रही है। जाहिर तौर पर ये चुनावी मौसम है, अलग अलग पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र, चुनावी मंशूर, इंतखाबी मंशूर और मैनिफेस्टो जो है वो लेकर के आएगी, बहुत सारे वादे भी करेंगी। अब जाहिर तौर पर जो आवाम है, जनता है, वोटर्स हैं, उन्हें ही तय करना है कि वो किसकी बातों पर कितना यकीन करते हैं, और ये देखने वाली भी बात होगी। तो बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और नाजरीन का भी जो हमें इस वक्त टेलीविजन पर देख रहे थे, पिछले 1 घंटे से प्रोग्राम देख रहे थे, और मुंसिफ टीवी पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आप के लिए हर वक्त नश्र किए जाते हैं। आप जुड़े रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे कुछ मेहमानों के साथ और कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।